नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको कहानियों की दुनिया में ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अव्यन की बात पे दक्षा ब्लैश करते हुए अपने चेहरे को और ज्यादा उसके सीने पे पुश करती है। अव्यन उसके चेहरे को हाथों में पकड़े उसके होठों से मिलाते हुए उसे सक करता है। दक्षा धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए अव्यन के कलर को मुट्ठी में पकड़ लेती है। अव्यन अपने जुबान को दक्षा के मुंह में एंटर करते हुए उसके जुबान को सक करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को प्यार से चूम रहे थे। दक्षा सिर्फ अव्यन को फील कर रही थी। अव्यन का हाथ उसके कमर पे मजबूत हो रहा था। अव्यन अब धीरे धीरे वाइल्ड हो रहा था। वो दक्षा को सांस लेने देने का मौका दिए बिना किस कर रहा था और दक्षा उसे अपने और करीब करना चाहती थी। दोनों ही किस में इतना खोए थे, कब कमरे में दामिनी और आध्या आती है दोनों को पता ही नहीं चलता। दोनों को ऐसे किस करता देखकर दामिनी और आध्या दोनों पीछे मुड़ते हुए बोली, हमने कुछ नहीं देखा थी। दोनों की आवाज सुनते ही दक्षा चौंकते हुए अव्यन के लैब से उठती है और अव्यन भी शॉक होकर दोनों को देखते हैं जिनकी पीठ उन्हें दिख रही। अव्यन सर्द आवाज में बोला, अच्छा हुआ नहीं देखा, वरना अव्यन उन आंखों को निकलवा लेता। दामिनी हैरानी से अव्यन को देखने लगती है और अव्यन अपना कोट उठाकर निकल जाता है। दक्षा अव्यन को जाता देख उसे मन में गली देते हुए बोली, खुसट बुद्धा सर, खुद रोमांस करके मुझे इन लोगों के बीच छोड़ गया। आध्या सर्रती अंदाज में बोली, क्या हुआ, भाभी भाई के ख्यालों में डूबी हुई हो? दक्षा रोनी सूरत के साथ उन्हें एक नजर देखकर वहां से भाग जाती है और दोनों हंसते हुए उसे देखने लगते हैं। इधर अव्यन अपने पिए आस्तिक के साथ गांव के जमीनों की जांच करने आया हुआ था। अव्यन की गाड़ी एक खेत के बीच आकर रुकती है। अव्यन को देखकर वहां काम कर रहे लोग जल्दी से उसके पास आते हैं। अव्यन आस्तिक को देखते हुए बोला, ये जमीनें तो हमारी हैं, फिर ये लोग खेती कैसे कर रहे हैं? आस्तिक ने हैरानी से आसपास देखा और उन लोगों के पास जाते हुए बोला, ये जमीन हुकुम की है, आप सब यहां खेती नहीं कर सकते हैं। उनमें से एक आदमी बोला, मालिक जे क्या कह रहे सो आप? हमने पंचायत से पूरे ब्याज में जे जमीन खरीदी है। आस्तिक हैरानी से उन्हें देखते हुए बोला, आप लोग वक्त पे नहीं छुड़ा पाए थे, ये जमीन हुकुम ने खरीद लिया था। इन जमीनों को आप लोग खेती नहीं कर सकते हैं यहां। एक औरत अव्यन के आगे हाथ जोड़ते बोली, हुकुम जे ना करो माहरे साथ, ब्याज पे पैसे लेकर हमने जे खेती की है, हम बर्बाद हो जाएंगे। अव्यन एक नजर सबको देखते हुए बोला, जब जमीन आपकी है ही नहीं, आप लोगों ने क्यों यहां खेती की? कुछ लोग साथ बोले, हुकुम हमने खरीदा है, ये जमीन आप चाहो तो दीनदयाल से पूछ लो। अव्यन आस्तिक को देखते हुए पूछा, दीनदयाल कौन है? आस्तिक, वो पंचायत का दाहिना हाथ है, सारी जमीनों की दलाली करता है, ये सारी जमीनें भी उसी के अंडर में हैं। अव्यन हैरान होते हुए बोला, अगर पंचायत और दलाल ही तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारे यहां आने का क्या मतलब है? अब से उन्हीं के पास जाओ तुम लोग, हम चलते हैं। वो लोग जल्दी से बोले, हुकुम हम गए थे आपके पास, बड़े मालिक ने ही हमें कहा था दीनदयाल से इस मामले में बात करने के लिए। अव्यन झल्ला के बोला, अब ये बड़ा मालिक कौन है तुम लोगों का? आस्तिक अव्यन को समझाते हुए बोला, सर इन्हें कल सभा में बुला के बात करते हैं, शायद कोई हल निकले। रात का वक्त। दक्षा अपने कमरे में रेडी होकर वक्त देखते हुए बालकनी में जाकर अव्यन का इंतजार करती है। शाम से रात हो चुकी थी पर अव्यन अब तक वापस नहीं आया था। दक्षा नीचे हॉल में आकर अव्यन का इंतजार करने लगती है। नयन दक्षा को काउच पे बैठा देखकर उसके पास आते हुए बोली, इतना तैयार होकर तू किसकी राह देख रही है? तू है। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, अपने सर का आपको कोई तकलीफ है? नयन उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, रिश्ते और उम्र में बड़ी हूं, तुझसे दक्षा तमीज से बात कर मुझसे। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, कोशिश करती हूं पर आप करने का मौका नहीं देती हैं भाभी, अब अपना काम कीजिए मेरी जासूसी करने से। अच्छा, नयन झल्लाते हुए बोली, थारी जुबान कितनी चले से बदतमीज छोरी, थारे से बात करना भी कौन चाहे। नयन के वहां से जाते ही दक्षा किचन में जाते हुए बोली, बात नहीं करना इन्हें पर दक्षा की जासूसी करनी है, अजीब लोग हैं यहाँ के। अन्या दक्षा को खुद से बात करता देख बोली, क्या हुआ, किससे बातें कर रही है आप भाभी सा? और इतना सज धज के कहां जा रही हो आप?
दक्षा चौंकते हुए बोली, तुमने डरा दिया मुझे आन्या। मैं खुद से ही बातें कर रही थी बस। और मैं कोई सजी धजी नहीं हूं, बस चेंज किया है, समझी। आन्या सिर हिलाते हुए प्लेट में खाना निकालने लगती है। दक्षा हैरानी से बोली, डिनर में अभी वक्त है, ये किसके लिए? आन्या मुंह बनाते हुए बोली, राज्यो जीजा के लिए मासा का हुक्म है। दक्षा उसके हाथ से प्लेट लेते हुए बोली, तुम जाओ, मैं उसे खाना दे दूंगी। दक्षा अपने उतरे हुए मुंह के साथ राज्यो के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आती है। राज्यो जो कागज पेन लिए कुछ लिख रही थी, जल्दी से उसे छुपाते हुए बोली, अरे रानी सा, तन्ने क्यों तकलीफ की, मैं खुद ले लेती। दक्षा उसे हैरानी से कुछ देखते हुए बोली, तुम्हारे पैर में चोट लगी है, इसीलिए मासा ने भेजा है। इस घर की सांसें इतना मेहरबान नहीं होती हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, खा लो चुपचाप। राज जो सिर हिला के खाना शुरू करती है, दक्षा उसके पास काउच पे बैठते हुए घड़ी की तरफ देखने लगती है। राज जो खाते हुए पूछी, कहीं जा रही है आप? जीजा इतना तैयार होकर? दक्षा इरिटेट होते हुए राज्यो को देखते हुए बोली, जाने वाली थी, अब शायद नहीं जा रहे हैं। राज्यो, क्यों, क्या हो गया? इजाजत नहीं मिली थारे को जाने की? दक्षा थोड़ा झल्ला के बोली, मेरे वेल्ले पति के पास वक्त नहीं है मुझे ले जाने की। वेल्ले क्या होता है दक्षा? अनंत अंदर आते हुए पूछा। दक्षा उसे घूर के देखते हुए चुप हो जाती है। अनंत राज्यो की तरफ देखता है, दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती है। अनंत धीरे से मुस्कुराता है तो राज्यो अपनी नजरें फेर लेती है। दक्षा दोनों को देखते हुए बोली, ऐसे घूर क्यों रहे हो एक दूसरे को? अनंत जल्दी से अपनी नजरें उससे हटाते हुए दक्षा को हैरानी से देखते हुए बोला, बेहद प्यारी लग रही हो दक्षा, कहां जा रही हो? दक्षा अपने दांत पिसते हुए पूरे गुस्से से बोली, तुम्हारे ससुराल तुम चलोगे? दक्षा की बात पर राज्यो मुंह बंद किए हंसने लगती है और अनंत हैरान होते हुए बोला, मुझसे बिना पूछे मेरी शादी किसने फिक्स की? दक्षा आंखें चौड़ी किए अनंत को घूरते हुए बोली, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई इस घर में आकर। पति बुद्धा देवर बेवकूफ और बाकी लोगों की बात की मत पूछो। अनंत दक्षा के पास बैठते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। भरी जवानी में मैं तुम्हें विधवा होने नहीं दूंगा। दक्षा अनंत के पीठ पे गुस्सा मारते हुए बोली, मेरे सर की मरने हक की दुआ कर रहे हो तुम? अनंत मुस्कुरा के बोला, नहीं कर रहा, बताओ क्यों गुस्से में हो? कुछ हुआ क्या? दक्षा अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए बोली, सर ने कहा था शाम को राणा भाईसा से मिलाने लेकर जाएंगे। शाम से रात हो गई पर उनका कोई आता पता नहीं है। अनंत वक्त देखते हुए बोला, फोन करके पूछ लेती कहां रह गया। दक्षा रूंधे गले से बोली, किया था, आस्तिक पिए ने कहा बिजी है, बात नहीं कर सकते। अनंत उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अगर वो लेकर नहीं जाएगा तो मैं लेकर जाऊंगा तुम्हें कल। दक्षा खुश होते हुए बोली, सच्ची अनंत, पक्का लेकर जा रहे हो ना? अनंत सिर हिलाते हुए बोला, हां, अगर अव्यन नहीं लेकर जाएगा तो। राज्यो एक टक दोनों को देखे जा रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल दोस्त की तरह बातें कर रहे थे। राज्यो को ऐसे घूरता देखकर दक्षा हैरानी से पूछी, ऐसे क्यों घूर रही हो हमें? रज्जो जल्दी से बोली, आप दोनों साथ में अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल भाई बहन की तरह। दक्षा मुंह बनाते हुए जल्दी से बोली, छी, कुछ भी बोलती हो तुम, ये मेरा दोस्त पहले है, फिर देवर मेरा कोई भाई नहीं लगता ये। हाँ, ये देव की तरह अच्छा और मेरी हर बात मानने वाला है बिना गुस्सा किए, पर हम दोस्त हैं। राज्यो दोनों को ऐसे देखकर एक पल के लिए मुट्ठी कराते हुए उन्हें घूर के देखती है। अनंत राज्यो को देखकर बोला, दोबारा घुरोगी तो अव्यन्न से कहकर तुम्हारी आंखें निकलवा लेंगे। राज्यो उसे खुन्नस से देखते हुए बोली, सटाप, जाहिल डॉक्टर, तुम्हारी जुबान ना निकाल दूं मैं। दक्षा हैरानी से बोली, सोचना भी मत मेरे दोस्त के साथ कुछ भी करने का। राज्यो घूर के बोली, जीजा थमने ज्यादा दर्द है इसके वास्ते। अनंत मुस्कुरा के बोला, क्यों नहीं होगा इसका सीवियर जो हूं। अनंत अपनी जगत से उठते हुए बोला, चलो डिनर करने वक्त हो गया है। दक्षा वक्त देखते हुए बोली, तुम जाओ, मैं कमरे कर लूंगी, मुझे चेंज करना है। अव्यन्न का कमरा। अव्यन्न आधी रात को कमरे में आता है, दरवाजा बंद करके। वो जैसे ही अंदर आता है, उसकी नजर काउच पे लेटी दक्षा पे जाती है। अव्यन्न उसके पास जाकर बैठते हुए उसे कुछ पल देखता है,
दक्षा बिना चेंज किए वैसे ही सो चुकी थी। अव्यन उसके गाल पे उंगली फेरते हुए बोला, हमेशा ऐसी रहा करो, तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ जाती है। अव्यन की नजर टेबल पे रखे खाने की प्लेट पर जाती है। दक्षा उसका वेट करते हुए भूखा ही सो चुकी थी। अव्यन उसे गोद में उठाते हुए बेड पे लिटा देता है। दक्षा जल्दी से मुड़ते हुए अव्यन के बाजू में सिर रखते हुए उसके गले में हाथ लपेटे सोते हुए बोली, एक बार आने दो, सर को जाने नहीं दूंगी। झूठे वेले सर, मेरा तैयार होना वेस्ट हो गया। अव्यन मुस्कुरा के उसके पास ही लेटते हुए बोला, झूठा नहीं हूं, सोना मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था। दक्षा उसके सीने में मुंह छुपाते हुए उसे अपने और करीब खींच लेती है। अव्यन उसे कमर से पकड़े अपने करीब करते हुए बोला, मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, सो जाओ शांति से। अगली सुबह दक्षा आईने के सामने खरी तैयार हो रही थी। दक्षा ने पिंक साड़ी पहनी थी और अपना बाकी श्रृंगार करते हुए बोली, सोई तो मैं काउच पे थी, फिर बेड पे कैसे आ गई? मतलब सर आए थे कमरे में, लेकिन मेरे उठने से पहले चले गए। फिर मैं बात नहीं करूंगी इनसे, लगता है अनंत के साथ ही जाना पड़ेगा। दक्षा अनंत को ढूंढते हुए नीचे आती है, उसे कोई नहीं दिखता है। दक्षा आंगन की तरफ जाती है तो उसे घर के पीछे की तरफ काफी सारे लोग दिखते हैं। दक्षा उन्हें हैरानी से देखते हुए अनंत के कमरे में आती है। अनंत उसे कमरे के बाहर ही मिल जाता है। दक्षा उसे देखते हुए बोली, मुझे राणा भाईसा से मिलने ले चलो। अनंत अपनी फोन से नजरें उठाते हुए उसे देखते हुए बोला, तुम तैयार होकर आई हो सीधा? वैसे अव्यान ने बता दिया था मुझे, तुम्हें लेकर जाऊं, वो बिजी है आज। दक्षा मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा तुम्हें बताया, लेकिन मुझे नहीं बता सके। अनंत उसे कंधे से पकड़ते हुए अपने साथ ले जाते हुए बोला, ताऊ सा नहीं है, हुकुम की सारी जिम्मेदारी उसके सर है, तो कुछ दिन वो बहुत बिजी होगा। दक्षा मुंह फुलाए जाते हुए अनंत की बात सुन रही थी। घर की दहलीज भी नहीं लांघी थी उसने, गौरी जी ने उन्हें रोक दिया। दक्षा आंखें भींचे अनंत का हाथ जोर से पकड़े धीरे से बोली, हो गया क्लेश। दक्षा दांत दिखाते हुए गौरी जी को देखकर बोली, अरे आंटी, आप उतनी जल्दी उठ गई? गौरी जी वक्त देखते हुए बोली, मैं सुबह के 4 बजे उठती हूं, हमेशा तुम्हारी आंख बस नहीं खुलती, 10 बजे से पहले कभी। काउच पे बैठी पान चबा रही सलोनी बोली, थारी बिंदनी है, कैसे आंख खुलेगी, तूने छूट जो दे रखी है। गौरी एक नजर सलोनी को देखकर दक्षा से बोली, मुंह में दही क्यों जम गया? उठते ही तैयार होकर कहा, चल पड़ी तुम। दक्षा, तैयार कहां हुई हूं आंटी, बस सारी नई है, आप लोग ही कहते हो नई बिंदनी है तैयार होकर सज धज के घुमाकर। अब तैयार हुई हूं तो पूछ रही है तैयार क्यों हुई है? पूरी रामायण कह दी, लेकिन जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया। गौरी जी झल्ला के बोली। अनंत जल्दी से बोली, मासा दक्षा राणा से मिलने जाना चाहती थी, इसीलिए अव्यन ने कहा मैं लेकर जाऊं। गौरी जी सिर हिलाते हुए बोली, ये अच्छी बात है, फिर जाओ, उसे मेरा भी प्यार देना, हमारा सबसे वफादार है वो बच्चा। दक्षा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी गौरी जी इजाजत देगी, पर दक्षा शौक थी और खुश भी। राणा का घर, दक्षा जल्दी ही राणा के घर आ गई थी। गाड़ी से उतरते ही दक्षा राणा के घर को देखती है। मीडियम साइज का ये घर काफी खूबसूरत था। दक्षा आसपास देखते हुए बोली, घर तो बहुत प्यारा सजाया है, भाईसा ने लगता है भाभी भी हैं। अनंत मुस्कुराते हुए उसे अंदर ले जाता है। उनके अंदर जाते ही एक अधेड़ उम्र की औरत जल्दी से उनके पास आती है। वो औरत जल्दी से दक्षा के पैर छूने लगती है। दक्षा जल्दी से पीछे होते हुए बोली, आंटी क्या कर रही है आप बड़ी हैं, मेरे पैर छूकर मुझे पापी बनाना चाहती हैं। वो औरत नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं रानी सा, आप तो बड़ी हैं हमसे। अनंत उस औरत के पैर छूते हुए बोला, घनी खम्मा काकी, मैं अनंत पहचाना। राणा सबकी आवाज सुनते हुए बाहर आते हुए पूछा, क्या हुआ मासा, कौन आयो है? सामने दक्षा और अनंत को देखकर राणा हैरान रह जाता है। वो जल्दी से उनके पास आते हुए बोला, रानी सा, छोटे मालिक, आप यहां? कोई काम था तो मुझे बुला लेते, अपने क्यों तकलीफ उठाई? दक्षा राणा को सही देखकर खुश होते हुए पहले उसके मां के पैर छूते हुए बोली, काकी मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। राणा उसे रोकते हुए बोला, रानी सा ये क्या कर रही है, पाप मत कराइए हमसे। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, अरे राणा भाई सा, ये सारी बातें अपने तक रखो, बड़ों के आशीर्वाद लेने से कोई पाप नहीं लगता, समझे? राणा मुस्कुरा के उन्हें हॉल में रखे काउच पे बिठाता है।
दक्षा बैठते हुए पूरे घर को देखती है। छोटा सा ये घर बाहर की तरह ही सजी हुई थी, काफी अच्छे से। छोटे से हॉल के पास ही ओपन किचन था और साइड में बरंदा। सीढ़ियों से ऊपर भी रूम दिख रहे थे। दक्षा को अपना घर देखता हुआ देखकर राणा जल्दी से बोला, रानी सा, छोटा सा घर है, महारा आपको नहीं आना चाहिए था। दक्षा मुंह बनाते हुए बोली, अरे मुझे मेरे भाई साहब से मिलना था, इसीलिए आ गई। और वैसे भी कितना खूबसूरत है तुम्हारा घर, कितने अच्छे से सजाया है मासा ने। राणा अपने माँ को देखकर बोला, मासा रानी सा के वास्ते अच्छा सा कुछ बना के ला, पहली बार आई है। अट्ठे। अनंत जल्दी से बोला, हाँ काकी, सा आपके हाथ की दाल बाटी वो हम बचपन में यहाँ आते थे खाने के लिए। दक्षा मुस्कुरा के बोली, फिर तो मुझे भी टेस्ट करनी है मासा। पहले थम सब माहरे हाथ की ठंडाई खाओ, फिर काकी के हाथ का खाना। मोही उनके लिए राजस्थान में बनाई जाने वाली ठंडाई लाते। दक्षा मोही की जानी पहचानी आवाज सुनकर जल्दी से मुड़ के देखती है। सामने से आ रही मोही को देखकर दक्षा शौक रह जाती है। मोही दक्षा के गाल पे पिंच करते हुए बोली, अरे माहिरी रानी सा, ऐसे के देख रही हो। दक्षा आंखें छोटी करके उसे देखते हुए बोली, तुम छुट्टी लेकर यहां आ गई? तुम तो छंट निकली। मोही उसे ग्लास देते हुए बोली, अपने बिंद से जाकर पूछो थम, जिन्होंने मुझे अट्ठे भेजा है। हु बोली। दक्षा हैरानी से अनंत को देखती है, वो उसे देखकर मुस्कुरा देता है। राणा जल्दी से बोला, मैंने हुक्म से कहा था रानी सा, पर वो माने नहीं और इस बोर बली को यहां भेज दिया से। मोही गुस्से से राणा को घूरते हुए बोली, थारे को खुश होना चाहिए राणा, थारी इतनी सेवा कर रही हूं, उल्टा तू रानीसा के आगे शिकायत कर रहा। राणा की मां मुस्कुराते हुए बोली, थम सब बातें करो, मैं अभी आई। मोही उनके पीछे जाते हुए बोली, थम ज्यादा भागो नहीं काकी सा, वरना मानने अट्ठे ही रोक देंगे हुकुम। दक्षा मुस्कुरा के मोही को देखते हुए राणा से बोली, राणा भाई सा, आप मोही से शादी क्यों नहीं कर लेते हो? देखो कितने प्यार से हेल्प कर रही हैं, वो ऐसा लगता है पसंद करती हैं आपको। राणा जो ठंडाई पे रहा था सारा उगल देता है, जोर जोर से खांसने लगता है। अनंत हंसते हुए बोला, दक्षा ये राणा सुनता नहीं हमारी, अब तुम्हें ही इसके शादी का सोचना चाहिए, तुम बहन हो इसकी। राणा आंखें चौड़ी करके उसे देखते हुए चीखा, हुक्म जे जुल्म न करो माहरे साथ। दक्षा काफी वक्त तक उनके साथ रुकती है। उसे वहीं छोड़कर अनंत अपने हॉस्पिटल से वापस आता है, फिर दक्षा को लेकर घर के लिए निकल जाता है। घर आते ही दक्षा थोड़ी टेंशन लेते हुए बोली, अनंत इतना लेट हो गया, ताई सा पक्का गुस्सा करेंगी मुझ पे। अनंत वक्त देखते हुए बोला, अव्यन्न होगा, इस वक्त कुछ नहीं कहेगा, कोई उसके होते हुए तो बिल्कुल नहीं। वो दोनों अंदर आ जाते हैं। उसी वक्त वीर भी घर के अंदर आता है। दक्षा हॉल में बैठे अव्यन्न को इग्नोर करते हुए ऊपर जाने लगती है, पर अव्यन्न की सख्त आवाज सुनकर वो वहीं रुक जाती है। अव्यन्न अपनी जगह से उठाते हुए वीर को देखकर बोला, भाई साहब रुकिए, बात करनी है आपसे जरूरी। वीर एक नजर अव्यन्न को देखते हुए बोला, वक्त कोनी है हमारे पास, बाद में करना। अव्यन्न थोड़ा गुस्से से बोला, मुझे अभी बात करनी है आपसे, और आपको बात करनी पड़ेगी। हुक्म की जगह मैं खड़ा हूं, फिलहाल आप मुझे टाल नहीं सकते। मालती जी वहीं खड़ी उनकी बेहस देख रही थी। गौरी जल्दी से बोली, जीजा रोकिए ना इन्हें। मालती हैरानी से उसे देखते हुए बोली, बात घर की होती तो जरूर रोकती, बात कारोबारी मामले को लेकर है। अव्य हुक्म की जगह उनका मामला देख रहा है तो उसे अपने तरीके से देखने दे, चल अट्ठे से। वीर गुर्राते हुए बोला, हुक्म की जगह पे है तो हुक्म नहीं है जिसे मैं कोनी टाल सकता। अव्यन्न पास में खड़े आस्तिक को देखते हुए बोला, आस्तिक दिखाओ इन्हें सारे जमीनों के पेपर्स। आस्तिक जल्दी से सारे पेपर्स निकालकर वीर के सामने रख देता है। अव्यन्न उन पेपर्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये वो पेपर्स है जिनकी जमीनों के पैसे आप दीनदयाल के साथ ऐंठ कर बैठो हो, इनका मुझे हिसाब चाहिए। पता। वीर उन पेपर्स को देखकर हैरान था, पर अपने भाव छुपाते हुए वो बोला, कैसे कागज और कौन सी जमीनें? माहरे को इस मामले में कुछ कोनी। अव्यन्न गुस्से से बोला, भाई साहब मेरे पास सारे प्रूफ है, अपनी झूठी बातें मत सुनाइए, आपको जवाब तो देना पड़ेगा मुझे, नहीं तो ताऊसा को जरूर। अव्यन्न गुस्से से कमरे की तरफ चला जाता है। दक्षा धीरे से आस्तिक के पास जाकर बोली, क्या मैटर है पिए? सर किस बारे में बात कर रहे हैं?
आस्तिक 2 कदम पीछे जाते हुए बोला, आप अपने सर से खुद पूछ लीजिए लेडी बॉस। दक्षा घूर के उसे देखने लगती है। आस्तिक जल्दी से वहां से निकल जाता है। शाम का वक्त। राजो रसोई में डिनर की तैयारी कर रही थी। वो इस वक्त अकेली थी और कुछ सोच रही थी शायद। अनंत कमरे से निकलकर सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, तभी उसकी नजर राजो पे जाती है। अनंत उसके पास जाते हुए बोला, तुम किचन में क्यों आगे रेस्ट कर लेती 1-2 दिन? राजो अपने ख्याल से बाहर आते हुए बोली, मुझे पैसे काम करने के मिले हैं, रेस्ट करने के नहीं। अनंत मुंह बनाते हुए बोला, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा तो नहीं है, फिर इतनी उखरी उखरी क्यों रहती हो? राजो अनंत को घूरते हुए मन में बोली, मेरा ही तो बिगाड़ा है, तुम शेखावत ने, जिसका बदला लेने आई है राजो तुमसे। अनंत अपना हाथ उसके आंखों के आगे चलाते हुए बोला, फिर से कहां खो गई तुम? राजो मुस्कुरा के बोली, आपके ख्यालों में मालिक ऐसे सुंदर चेहरे कोणी दिखते माहरे गांव में। अनंत, कौन सा गांव है तुम्हारा? सिक्कर। राजो ने जवाब दिया, तू सिक्कर से है? मालती जी गौरी के साथ किचन की तरफ आते हुए बोली। उन्हें आता हुआ देखकर अनंत जल्दी से पानी का ग्लास रखने का ड्रामा करता है। राजो हैरानी से बोली, जी हुकुम रानी सा मालती जी। उसे कुछ पल देखते हुए गौरी से बोली, पता करो जे मोही कब आवेगी काम पर, जे छोरी ने छुट्टी दे दो। गौरी जी और अनंत दोनों हैरानी से मालती जी को देखते हैं। गौरी जी धीरे से बोली, जीजा इसे भी रख लेते हैं, हम काफी अच्छा करती हैं काम। मालती जी थोड़ा गुस्से से बोली, कोई जरूरत ना से, थारी बिंदनी ने कुछ कामों में लगा और इसने छुट्टी दे। उनके वहां से जाते ही राजो परेशान होते हुए बोली, कुछ कर राजो, वरना ये हुकुम रानी पक्का तुझे निकलवा के मानेगी। लगता है मुझे वो करना ही पड़ेगा जो मैं नहीं चाहती थी। अव्यन का कमरा। अव्यन कुछ फाइल के साथ काउच पे बैठा हुआ था। दक्षा शॉर्ट्स और स्लीवलेस टॉप पहने बाहर आती है। बेड से तकिया लिए वो बालकनी में बिछाए गद्दे पे बैठ जाती है। अव्यन उसकी अजीब हरकत देखकर फाइल को साइड में फेंकते हुए उसके पास जाता है। अव्यन गुर्राते हुए बोला, ये क्या नया तमसा है तुम्हारा? दक्षा घूर के अव्यन को देखते हुए बोली, क्यों आंखें खराब तो नहीं है? देख सकते हैं खुद, फिर पूछ क्यों रहे हैं? अव्यन गुस्से से बोला, हर बात का जवाब देना जरूरी है तुम्हें दक्षा, सीधा जवाब नहीं दे सकती। दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं दूंगी सीधा जवाब, क्योंकि मैं दक्षा हूं। मैं खुद को नहीं बदल सकती, मैं जैसी हूं बिल्कुल परफेक्ट हूं। अव्यन घुटने के बल दक्षा के पास बैठते हुए उसके छुरियों से भरे कलाई को जोर से पकड़ते हुए बोला, मुझसे जुबान लड़ाना महंगा पड़ेगा तुम्हें। दक्षा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, अपना गुस्सा वहीं जाकर निकालो जहां से लाए हो सर। हर बार आप बेवजह मुझ पे गुस्सा नहीं कर सकते, समझे? बीवी हूं, आपकी गुलाम नहीं। दक्षा की बात पे अव्यन हैरान होकर अपनी लाल आंखों से उसे घूर रहा था। अव्यन की पकड़ गुस्से से इतनी मजबूत हो गई कि दक्षा की चुड़िया टूटकर उसे चुभने लगी थी। दक्षा ब्लड देखकर हैरान होकर अव्यन को देखती है। वो उसकी कलाई को देखते हुए बोला, रिलैक्स, मुझे चुभी है चुड़िया, मेरा खून है, मेरी वजह से तुम्हारा खून कभी नहीं बहेगा, ये वादा है मेरा तुमसे। दक्षा अपना एक हाथ अव्यन के गाल पर रखते हुए धीरे से बोली, सर शांत हो जाए, आइए, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अव्यन आंखें बंद करके अपने सारे गुस्से को पीते हुए दक्षा की कलाई पे पकड़ ढीली कर देता है। वो खड़ा होकर बोला, ठीक है, पर कमरे में चलकर सो जाओ। दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, मुझे यहां अच्छा लगता है, प्लीज ना सर। अव्यन उसके पप्पी फेस को देखकर पिघल जाता है और वहीं गद्दे पे लेटते हुए बोला, तुम हाथ से निकल रही हो दक्षा। अव्यन शेखावत की बातें मानती नहीं हो, मनवाती तो। दक्षा खुद से अव्यन के ऊपर आते हुए उसके कंधे पे सिर रखकर बदलों में छिपे चांद को देखते हुए बोली, अब अव्यन शेखावत की पत्नी होने का कुछ तो फायदा मिले। पता है सर, आज मैं राणा भाईसा के घर गई थी, मुझे बेहद अच्छा लगा, और मासा तो बेहद अच्छी है, मुझे बेहद सारा प्यार दिया। दक्षा काफी देर तक अपने पूरे दिन की बातें बताते रही। अव्यन चुपचाप उसे सुनता रहा, पर अव्यन को कोई जवाब देता न देखकर दक्षा सिर उठा के उसे देखते हुए बोली, सर आप सुन रहे हो या सो गए हमेशा की तरह?
अव्यन दक्षा के ऊपर आते हुए बोला, आज मुझे जागना है और तुम्हें भी जगाना है। दक्षा उसे हैरानी से देखते हुए बोली, लेकिन क्यों? मुझे तो नींद आ रही है आज, और मेरी बातें भी बाकी हैं। अव्यन नहीं में सिर हिलाते हुए दक्षा के लोअर लीप को अपने होठों से एक बार चुसते हुए बोला, मुझे नींद नहीं आ रही है तो तुम्हें कैसे सोने दे सकता हूं मैं? दक्षा मुंह बनाते हुए बोली, आपको आधे में नींद आ जाएगी मुझे पता है, रहने दीजिए आप। अव्यन की आंखें हल्की नशेली थीं, उसकी बॉडी भी काफी गर्म हो रही थी। अव्यन उसके चीन को जोर से शक करते हुए बोला, कहीं तुम्हें अपने वर्ड पर पछताना ना पड़ जाए दक्षा। था दक्षा हल्की मौन करते हुए बोली, देन मेक मी फील रिग्रेट सर। एल अव्यन एविल स्माइल के साथ उसके चीन में बाइट करते हुए बोला, कल अपने निशान छुपाती फिर ना फिर। दक्षा मौन करते हुए बोली, नहीं सर, हिक्की नहीं चाहिए, मुझे शर्म आती है जब सब पूछते हैं। अव्यन उसके सीने पे हाथ रखते हुए उसके गालों को शक करते हुए बोला, मुझे तुम्हारे साथ वाइल्ड होना है, आज मुझे रॉ चाहिए। दक्षा हैरानी से बोली, रॉ मतलब मैं समझी नहीं। अव्यन उसके होठों पे होठ रखते हुए बोला, तुम्हें कुछ देर में सब समझ आ जाएगी। दक्षा जल्दी से अव्यन के बालों को मुट्ठी में खींचते हुए उसके होठों को शक करने लगती है। अव्यन अपने हाथों को दक्षा के शरीर पे चला रहा। अव्यन धीरे से बोला, तुम्हें किस करनी नहीं आती अब तक? दक्षा अपने लाल हुए चेहरे के साथ बोली, सब मैं ही करूंगी तो आप क्या करेंगे? अव्यन उसके बालों को मुट्ठी में पकड़े उसके चीन से होते हुए गले को शक करते हुए बाइट करने लगता है। दक्षा जोर जोर से मौन करते हुए बोली, सर बाइट नहीं प्लीज। अव्यन उसे और ज्यादा बाइट करने लगता है। दक्षा की मौन की आवाज और तेज हो रही थी। अव्यन ने दक्षा के टॉप को निकालकर फेंक दिया, फिर उसके पेट को शक करने लगता है। दक्षा थोड़ी उपसेट होते हुए अव्यन के हाथ को खींचकर अपने सीने पे रखती है। अव्यन एविल स्माइल के साथ उसके सीने को जोर से प्रेस करते हुए उसे पेट पर ही किस देने लगता है। दक्षा अब दर्द से मौन कर रही थी, पर उसे सैटिस्फैक्शन भी मिल रहा। दक्षा ने अपने पैरों को अव्यन के कमर पे लपेट रखा था। अव्यन ने अपने कपड़े भी निकाल दिए थे, साथ ही दक्षा के बाकी कपड़े भी निकलते हुए वो उसके सीने पे शक और बाइट कर रहा था। अव्यन जैसे ही दक्षा के सीने पे बाइट करता है, दक्षा चीखते हुए बोली, सर नहीं दर्द होता है वहां। अव्यन सिर उठा के उसे देखते हुए बोला, गेट रेडी फॉर रिग्रेट स्वीट हार्टल। अव्यन दोबारा वही बाइट करता है तो दक्षा फिर चीखने लगती है। दक्षा के आंखों से आंसू आ रहे थे, उसे सच में अब रिग्रेट हो रहा था। अव्यन दक्षा को बुरी तरह काट रहा था और दक्षा चीख रही थी। अव्यन ने उसके पूरे शरीर पे ही किस दिए थे। अव्यन दक्षा के दोनों पैरों के बीच से अपना हाथ हटाते हुए बिना किसी वार्निंग के उसके अंदर एंटर होता है कि कंधे पे मजबूत कर लेती है। दक्षा खींचते हुए अपनी पकड़ अव्यन खुद को और ज्यादा पुश करते हुए दक्षा के होठों को प्यार से चूमते हुए बोला, तुम्हारे आंसू सिर्फ मेरे साथ बेड पे ही निकालने चाहिए स्वीट हार्ट। दक्षा धीरे से बोली, हा बहुत दर्द हुआ सर, प्लीज स्लो। अव्यन अपनी मूवमेंट फास्ट करते हुए बोला, मुझे तुम्हारी चीखें चाहिए, बेड पर गेट रेडी। दक्षा दर्द और आनंद से मौन कर रही थी। अव्यन उसके गले पे मुट्ठी कराते हुए बोला, से माय नेम दक्षा। दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, आई कांट सर। अव्यन दक्षा पे और ज्यादा जोर लगाता है। दक्षा दर्द से चीखती है, अब अव्यन धीरे प्लीज। अव्यन मुस्कुराते हुए दोबारा अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए बोला, आई विल मेक यू रिग्रेट फॉर योर वर्ड्स। एल दक्षा धीरे से बोली, मैं फिर कभी आपको ताना नहीं दूंगी सर। दोनों इसी तरह लिपटे सूरज के उगने तक एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुबह के 4 बजे के करीब मालती जी आंगन में आकर बैठती है। दामिनी काढ़ा हाथ में लिए मालती जी के पास आती है। मालती जी काढ़ा लेते हुए पीने लगती है। तभी उन्हें किसी की तेज सांसों की आवाज सुनाई देती है। मालती जी आसपास देखते हुए बोली, जे आवाज कैसी है बिंदनी। दामिनी मुड़ते हुए इधर उधर देखते हुए बोली, कट्ठे मासा। मालती जी ऊपर अव्यन के कमरे के बालकनी की तरफ देखती है। दामिनी भी उस तरफ देखती है। मालती का चेहरा सफेद पड़ जाता है। दामिनी भी जल्दी से अपना मुंह दुपट्टे से छुपाते हुए अंदर भागती है। मालती जी उसके पीछे जाते हुए बोली,
बेशर्म लोग, इतना बड़ा घर कमरा होवे के बाद भी बाहर ही शुरू हो गए छी। कुछ घंटों बाद दक्षा की आंख खुलती है। वो झट से उठ के बैठते हुए अपने पेट को पकड़ते हुए बोली, आह, दर्द हो रहा है मुझे। इस बुढ़े ने सच में रिग्रेट करवा दिया। अब हर रात रिग्रेट करने के लिए तैयार रहना मेरी सोना। अव्यान हाथ में कॉफी का कप लिए उसके सामने खड़े होकर बोला। दक्षा गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, अब महीनों तक हाथ मत लगाना मुझे आप। अव्यान मुस्कुरा के उसे देखते हुए बोला, मुझे रोक कर दिखा देना तुम। दक्षा धीरे से उठने की कोशिश करती है तो गिरने लगती है। अव्यान जल्दी से उसे पकड़ते हुए बोला, आराम से दक्षा, अपने। दक्षा अव्यान को धक्का देते हुए बोली, जब मैं कह रही थी आराम से तब तो नहीं सुना। अव्यान स्मिर्क करते हुए बोला, एक जेंटलमैन का फर्ज होता है रात को बेड पर अपने बीवी को आराम न करने देना। दक्षा करहाते हुए बोली, कितने बेशर्म हो आप, कैसी बातें कर रहे हो। अव्यान ने उसे सहारा देकर बेड पे बिठाते हुए बोला, रात को बेशर्म की तरह मुझे नौच कौन रहा था दक्षा शेखावत। शर्म से दक्षा का चेहरा लाल पड़ जाता है। वो जल्दी से उठकर खड़ी होते हुए बोली, सर, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, मैं नीचे कैसे जाऊंगी। अव्यान उसे देखकर मुस्कुराते हुए कमरे से जाते हुए बोला, जल्दी से नीचे आ जाओ नाश्ता के लिए। दक्षा बड़ी मुश्किल से वॉशरूम तक जाती है। मिरर के सामने खड़ी होकर वो खुद को देखती है। उसके गले और कंधे पे लाल और नीले निशान थे। दक्षा उन्हें टच करते हुए बोली, हे भगवान, मैं नीचे कैसे जाऊंगी इतने सारे निशान लेकर। मैं सच कह रही हूं, सिर को छोड़ूंगी नहीं मैं। दिल्ली, मीरा इस वक्त हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। उसके पास करने जैसा कुछ था नहीं। उसे अब इंडिया में काम चाहिए था, क्योंकि अब्रोड से उसने मॉडलिंग की ट्रेनिंग ले चुकी थी। नीतू मीरा के पास आकर बैठते हुए बोली, बेटा, तुमने आगे क्या सोचा है। मीरा उसे देखते हुए बोली, सोचना क्या है, मोम एक अच्छी कंपनी की मॉडल बनूंगी, फिर कामयाब। मीरा मित्तल। नीतू, मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूं। मीरा 27 की हो चुकी हो, अब इस उम्र में लड़कियां बच्चे प्लानिंग करती हैं। मीरा झल्ला के बोली, मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूं मोम, मुझे कैरियर बनाना है जिसके लिए मुझे देश के नामी लोगों की मदद चाहिए होगी। नीतू गुस्से से बोली, मैंने अपनी फ्रेंड के बेटे के लिए तुम्हारे रिश्ते की बात की है, वो बिजनेस करता है, अमीर है काफी। मीरा गुस्से से बोली, मुझसे बिना पूछे कैसे मोम, और मुझे सिर्फ अमीर नहीं सबसे अमीर चाहिए, इस देश और दुनिया के टॉप में से कोई, समझी। नीतू हैरानी से बोली, फिलहाल दुनिया का टॉप बिजनेसमैन सिर्फ ASS है, जिसकी कंपनी हर रोज ऊंचाई को छू रही है, तुझे वो थोड़े ही मिलेगा। मीरा स्मिर्क करते हुए बोली, वो ना सही, पर राजस्थान का नामी घराना और वहां का होने वाला हुकुम सा तो मिल सकता है। नीतू शौक होते हुए बोली, दक्षा का पति, तू पागल हो गई है मीरा। मीरा नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, मोम सोचिए, वो झल्ली लड़की कहां वो सब डिजर्व करती है, मुझे एक बार ट्राई तो करने दीजिए। नीतू नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, देव, कभी ऐसा होने नहीं देगा। मीरा अपने बाल पीछे करते हुए बोली, मोम, मीरा मित्तल, सब देख लेगी आप, बस मेरा साथ दो। नीतू निराशा से सिर हिला देती है। तभी मीरा की नजर टेबल पे रखे मगजिन पे जाती है, जिसपे ASS को मिलने वाली टॉप बिजनेसमैन ऑफ द अवार्ड के बारे लिखा था। मीरा उस पेज को फाड़ते हुए अपने पास रख लेती है। राजस्थान। शेखावत भवन अव्यन काफी सारे फाइल और पेपर्स के साथ हॉल में ही बैठा था। उसके साथ वेदांत उसकी मदद कर रहा था। आन्या और आध्या पास बैठी फोन में कुछ देख रही थी। दक्षा लंगराते हुए सीढ़ियों पे खड़ी एक नजर सब पे देती है। दक्षा नीचे आते हुए बोली, आज ही इन सबको यहां होना था। भगवान क्यों कर रहे हो अपनी बच्ची पे इतना जुल्म। दामिनी जो बाहर से अंदर की तरफ आ रही थी, दक्षा को देखकर मुस्कुराते हुए हॉल में आते हुए बोली, अरे दक्षा इतनी जल्दी उठ गई। दक्षा जो अव्यान के पास ही खड़ी थी, उसे देखते हुए हैरानी से बोली, क्या मतलब, घड़ी खराब हो गई है घर की सारी। सर, अपने मुंह कहीं जल्दी तो नहीं उठा दिया हो। अव्यान उसे एक नजर घूरते हुए दामिनी से बोला, सामने वाले को देखकर सवाल पूछना चाहिए भाभी सा। दामिनी हंसते हुए बोली, मुझे लगा तू आज दोपहर तक नहीं उठेगी दक्षा। आन्या जल्दी से पूछी, और वो क्यों भाभी सा। दामिनी शर्माते हुए बोली, सुबह आंगन में मुझे इसकी आवाज आ रही थी, मुझे लगा शायद देवर्षा ने सोने नहीं दिया होगा दक्षा को। दक्षा की आंखें हैरानी बड़ी हो जाती है और उसके गाल शर्म से लाल। अव्यन दामिनी को एक टक देखने लगता है। आध्या मुस्कुरा के बोली, इसका मतलब
हमारे बुआ बनने के चांस ज्यादा हैं भाई, दक्षा झल्लाते हुए बोली। वो कैसे? अव्यन घूर के उसे देखते हुए बोला। तुम अपना मुंह इस वक्त बंद रखो दक्षा, वरना गलत जगह गलत बात बोलोगी। दामिनी दक्षा के पास जाकर उसके दुपट्टे को हटाते हुए बोली, हे राम, इतने बड़े बड़े घाव देवर सा लगता है, जिनकी सारी मेहनत दक्षा पे उतार रहे। इस बार अव्यन को भी थोड़ी शर्म आई, पर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। पर दक्षा झट से बोल पड़ी, है ना, सच में कितने जोरों से काटा सर, अपने देखो कहां था, सब देखेंगे मत करो, पर आप तो सिर्फ अपनी मर्जी चलाते हो। अब तक जल रहे हैं घाव सारे। सब दक्षा की बात पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और दक्षा रोनी सूरत बनाए उन्हें देख रही थी। वेदांत अपनी हंसी रोकते हुए बोला, काकू इजाजत हो तो मैं निकलूं? अव्यन गुर्राते हुए बोला, उठाओ ये सब और मेरे स्टडी में लेकर चलो। अव्यन अपनी जगह से उठाते हुए दक्षा की बाजू जोर से पकड़ते हुए बोला, इनको मैं बाद में देख लूंगा, फिलहाल तुम मेरे साथ कमरे में चलो। उनके जाते ही आध्या जल्दी से पूछी, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था भाभी सा? दामिनी हंसते हुए बोली, सुबह जब मासा को काढ़ा देने गई थी तब दोनों की सांसें सुनाई दे रही थीं। मासा का तो चेहरा देखते तुम लोग, मैं तो उल्टे पैर भागी। आध्या हंसते हुए बोली, ओहो, मुझे भी होना चाहिए था वहां। इसका मतलब हमारे भाभी सा को पूरी पूरी रात जगाते हैं भाई। आन्या हैरानी से बोली, और क्यों जगाते हैं भाभी सा को भाई सा? आध्या उसके सिर पे मारते हुए बोली, जब तेरी शादी होगी तुझे भी पता लग जाएगा। आन्या हैरानी से बोली, तो जल्दी से करवा दो ना मेरी शादी। शाम का वक्त। दक्षा ड्रेसिंग के सामने बैठी अपने घाव में मलहम लगा रही थी। उसका मूड बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि अव्यन ने सबके सामने उस पर गुस्सा किया था। दक्षा का हाथ पीछे नहीं तक नहीं जा रहा था, तभी उसे अव्यन अपनी तरफ आता हुआ दिखता है। अव्यन उसके हाथ से मलहम लेते हुए उसके ब्लाउज की डोरी को खोलते हुए धीरे धीरे मलहम लगा रहा था। अव्यन का हाथ महसूस करके दक्षा सिहर रही थी। अव्यन धीरे से अपना चेहरा उसके पीठ के पास ले जाते हुए उसके हर घाव पर किस करते हुए मलहम लगा रहा था। अव्यन उसे देखकर मुस्कुराते हुए जल्दी से उठकर खड़ी होती हैं और कमरे में आकर बेड पे बैठ जाती है। अव्यन हैरानी से उसके पास आते हुए बोला, तुम ऐसे क्यों आ गई? दक्षा अपने दुपट्टे को उठाते हुए बोली, क्योंकि आपके इरादे सही नहीं लग रहे हैं। अव्यन जल्दी से उसके दुपट्टे को पकड़ते हुए बोला, जब बीवी इतनी खूबसूरत हो किसकी नीयत सही रहती है? दक्षा हैरानी से उसे देखती है। अव्यन दुपट्टे को खींचता है, साथ ही दक्षा भी उसके सीने से तकड़ा जाती है। अव्यन उसके कमर को पकड़े खुद से चिपकाते हुए बोला, अब सही है, ऐसे करो बात। दक्षा छुटने की कोशिश करते हुए बोली, आप दूर से बात नहीं कर सकते सर, जब देखो तब चिपकने का मौका चाहिए आपको। अव्यन उसे घूरते हुए बोला, बीवी हो, मेरी पड़ोसन नहीं जिससे दूर रहकर बात करूं। दक्षा उसके सीने पे हाथ मारती है तो उसकी चूड़ियां टूट जाती है। दक्षा आह भरते हुए बोली, आह सर, मेरी पसंदीदा चूड़ियां हमेशा आपकी वजह से टूट जाती है, कल भी अपने तोड़ दिए थे गुस्से में। अव्यन ने उसके कलाई को पकड़ के चूड़ियों को देखते हुए बोला, ये चूड़ियां किसने दी तुम्हें? ऐसी चूड़ियां तो नहीं पहनती है मेरे घर की औरतें। दक्षा मुस्कुरा के बोली, ये चूड़ियां मैंने तभी लिए थे जब अपने मुझे शॉपिंग करवाई थी। शादी के दूसरे दिन बेहद मुश्किल से मिले थे, पर कॉलर नहीं मिले, पर अपने आखिरी कॉम्बो भी तोड़ दिया। अव्यन उसके कमर पे हाथ चलाते हुए पूछा, ऐसा क्या खास है इन चूड़ियों में? दक्षा ने एक पल अव्यन को देखा, फिर उसके सीने पे सिर रखते हुए बोली, मेरी माँ को ऐसी कांच की चूड़ियां पसंद थी, मैंने देखी है फोटोस। और श्वेता आंटी भी कहती थी माँ को चूड़ियां का काफी शौक था, वो जब भी शॉपिंग करती थी अपने हर कपड़ों से मैचिंग चूड़ियां लेती थी। अव्यन, श्वेता आंटी कौन? दक्षा उसके चेहरे को देखकर बोली, आपको तो कुछ भी नहीं पता मेरे बारे में, पीहू की मम्मा श्वेता आंटी। अव्यन दक्षा के सिर पे अपनी ठुड्डी रखते हुए बोला, तुम अपनी माँ को मिस करती हो? दक्षा हाँ में सिर हिलाते हुए रूंधे गले से बोली, बेहद ज्यादा, काश मैं उन्हें देख सकती। अव्यन अपने सीने पे दक्षा के गर्म आंसू की बूंदों को महसूस करते हुए जल्दी से उसके चेहरे को हाथों में लेते हुए प्यार से बोला, सोना रोते नहीं ऐसे मेरा बच्चा, मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता जो तुम्हें तुम्हारी मोम से नहीं मिली, लेकिन प्रॉमिस करता हूं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगी।
जिस चीज की ख्वाहिश मेरी सोना करेगा वो उसके कदमों में होगा। ये अव्यन्न सिंह शेखावत का वादा है तुमसे। दक्षा नम आंखों से अव्यन्न को देख रही थी। उसके आंखों में भाव थे, फिक्र थी, उसके लिए बेपनाह मोहब्बत साफ दिख रही थी। दक्षा उसके सीने से लगते हुए बोली, कुछ नहीं चाहिए दक्षा को, मुझे सिर्फ आप चाहिए सर। आपकी आदत हो गई है, जरूरत हो आप अब दक्षा की। मुझे धोखा मत देना प्लीज, कभी जैसे पापा ने दिया था मेरी मां को। अव्यन्न दक्षा को अपनी बाहों में लिए बोला, मैं वादा करता हूं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तुम्हें खुद से दूर जाने भी नहीं दूंगा। अव्यन्न की जेल में फंस चुकी हो अब तुम। फिर अपने मन में बोला, धोखे की तड़प मुझसे बेहतर कोई नहीं जनता सोना। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें वो प्यार दे पाऊंगा या नहीं जो हर लड़की अपने पति से उम्मीद करती है, लेकिन तुम्हें कभी मुझसे धोखा नहीं मिलेगा। कहीं दूर जाने नहीं दूंगा तुम्हें, चाहे हालत कुछ भी हो। अव्यन्न उससे दूर होते हुए बोला, चलो सोते हैं, रात छोटी पड़ जाएगी वरना। दक्षा हैरानी से उसे देखकर उसके पास बैठते हुए बोला, सिर्फ 11 बज रहे हैं, इतनी लंबी रात तो है। अव्यन्न उसे कमर से पकड़ के खींचता है। दक्षा बेड पर गिरती है। अव्यन्न उसके ऊपर आते हुए बोला, तुम्हें सोने कौन देगा? दक्षा जल्दी से बोली, नहीं सर, आज नहीं, मुझे अब तक दर्द हो रहा है लोअर रीजन में। अव्यन्न उसके कलाई को पकड़ के सिर के ऊपर करते हुए बोला, मैं मलहम लगा दूंगा वहां भी। दक्षा शर्म से लाल हुए चेहरे के साथ उसे हैरानी से देखने लगती है। अव्यन्न उसके गले को किस कर रहा था। दक्षा मौन करते हुए बोली, अपने कल बेहद परेशान किया सर, अब हाथ लगाने नहीं दूंगी, जाने दो मुझे। अव्यन्न सिर हिलाते हुए बोला, अभी तो तुमने कहा दूर नहीं जाना चाहती हो मुझसे, तुम पलटू हो दक्षा। दक्षा जल्दी से बोली, सर बातों में घूमना कोई आपसे सीखे। अव्यन्न हम में जवाब देते हुए उसके कपड़े निकालने लगता है। थोड़ी ही देर में दक्षा की चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं। अगली सुबह दक्षा कमरे से बाहर आती है। पूरा घर खाली था। दक्षा इधर उधर देखती है। आंगन गार्ड्स के साथ गाड़ियां खड़ी थीं। दक्षा की नजर किचन में राज्यों पे जाती है। वो उसके पास जाते हुए पूछी, सारे घर वाले कहाँ गए? राज्यो, मानने ना पता जीजा, मैं तो सुबह से बाहर आंगन की साफ सफाई कर रही थी, शायद कोई आने वाला है। दक्षा हैरान होकर बोली, सर तो आज ऑफिस गए हैं, आध्या शायद कॉलेज गई होगी, पर बाकी सब कहाँ हैं? दक्षा एक मेड को हाथ में लाल कपड़े से ढके थाल ले जाते हुए देखती है। वो जल्दी से उसके पास जाकर बोली, ये क्या है? वो मेड सर हिलाते हुए बोली, उसे नहीं पता, वो गौरी जी के कहे मुताबिक वो थाल गाड़ी में रख रही थी। दक्षा जल्दी से आध्या के कमरे में जाती है तो हैरान रह जाती है। आध्या, नीलिमा और आन्या तीनों तैयार हो रहे थे। दक्षा को कमरे में देखकर नीलिमा जल्दी से बोली, अरे काकू सा, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? दक्षा हैरानी से पूछी, पर तैयार क्यों होना है? तुम लोग कहां जा रहे हो इतना तैयार होकर? आध्या अपना दुपट्टा उठाते हुए बोली, चंदेल महल में बहुत बड़ा उत्सव है, उनके बड़े बेटे की सगाई का फंक्शन है। दक्षा तीनों को देखते हुए बोली, लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं बताया। आध्या हैरानी से बोली, पर पूरा परिवार जा रहा है, वहां तो आपको कैसे नहीं बताया मासा ने? दक्षा, क्या सर भी जाएंगे? आध्या हां में सिर हिला देती है। दक्षा मुस्कुरा के बोली, ठीक है, फिर मैं भी तैयार हो जाती हूं। कुछ देर बाद सब तैयार होकर नीचे आ चुके थे। घर के काफी सारे मेड भी उनके साथ जा रहे थे। सब निकलने को होते हैं। दक्षा उन्हें रोकते हुए बोली, रुकिए, मुझे आने दीजिए। मालती जी हैरानी से बोली, तू कट्ठे चली? तू दक्षा सबको देखते हुए बोली, जहां आप लोग चल रहे हैं, तानने किसने कहा? तू आवेगी इन सब ने साथ? सलोनी जी उसे घूरते हुए बोली, मैंने कहा था भाभी को तैयार हो जाए, आध्या ने जवाब दिया। दक्षा आंखें छोटी करके उन्हें घूरते हुए बोली, अब सब जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी ना? उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम घर पे ही रहोगी, गौरी जी ने कहा। दक्षा झट से उन्हें देखते हुए बोली, लेकिन क्यों आंटी? क्योंकि हम कह रहे हैं तुम्हारी सास, गौरी ने गुस्से से कहा। क्यों? तू जहां होती है वहीं कोई ना कोई तमाशा होता है, इसीलिए तू घर पे रहेगी, समझी? दक्षा मुंह लटकाते हुए बोली, मैं कुछ नहीं करूंगी। सच्ची सलोनी मुस्कुरा के बोली, माहरा छोरा घर वापस आ रहा है, जा जाकर उसका कमरा साफ कर दे तू। गौरी सबको गाड़ी में बैठने का कहकर दक्षा से बोली, राज्यो है, तुम्हारे साथ मदद कर देगी, हम शाम तक आ जाएंगे। दक्षा को बेहद बुरा लगा।
वो नम आंखों से उन्हें जाता हुआ देखने लगती है। राजो उसे देखते हुए उसके बाजू को पकड़ते हुए बोली, जीजा, मैं हूं ना थारे साथ, हम खूब सारी बातें करेंगे, रोना बंद करो थम। दक्षा सुबकते हुए बोली, पर मुझे भी जाना था राजो, इनका क्या बिगड़ जाता अगर मैं इनके साथ चली जाती तो। सलोनी जाते हुए बोली, खानदानी लोग हैं, वो थारे जैसे बेवकूफ को नहीं लेकर जा सकते। जल्दी जा और तीसरे माले के दाहिने तरफ के कमरे को साफ कर दे। दक्षा ऊपर जाते हुए बोली, ऐसा साफ करूंगी सबकी आंखें निकल आएगी। शाम का वक्त। चंदेल भवन। चंदेलों का नाम शेखावतों के बाद लिया जाता था राजस्थान में। चंदेल परिवार के 2 बेटे थे जिनका बिजनेस शेखावत के बाद काफी नामी था। चंदेल भवन को आज काफी खूबसूरती से सजाया गया था, बिल्कुल दुल्हन की तरह। क्यों आज चंदेल परिवार के बड़े बेटे अक्षय चंदेल की फिक्स होने वाली थी। पूरे हाल को फूल और लाइट से सजाया गया था। राजस्थान का हर नामी शख्स आज इस पार्टी में मौजूद था। शेखावत परिवार भी यहां आ चुका था। औरतें और मर्द सभी शामिल थे। अव्यन्न भी अपना सारा काम खत्म करके यहां आ रहा था। चंदेल परिवार की मुखिया शोभा चंदेल और अक्षय दोनों साथ शेखावत परिवार का स्वागत कर रहे थे। अक्षय गौरी जी देखकर पूछा, काकी अव्यान नहीं आया? अपने इतने खास दोस्त की सगाई वो कैसे मिस कर सकता है? गौरी जल्दी से बोली, आ रहा है बेटा, रास्ते पे होगा। अव्यान को आता देखकर अन्या जोर से चीखती है, लीजिए आ गए भाई साहब। अक्षय की नजर आन्या पे जाती है। अक्षय उसे देखता रह जाता है जो नीलिमा के साथ खरी हंस रही थी। अव्यान आगे आकर अक्षय को टोकते हुए बोला, मैं इधर हूं, अक्षय चंदेल। अक्षय जल्दी से अव्यान को देखते हुए बोला, हाँ मेरे यार, कैसा है तू? अव्यान उसके गले लगते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक तेरे सामने। तूने शादी करने का फैसला कर लिया, बताया भी नहीं। अक्षय मुस्कुरा के बोला, मेरी छोड़, तू बता मीरा भाभी कहाँ है? अकेले क्यों आया है तू? मीरा के जिक्र से पूरा माहौल शांत हो जाता है। शोभा जी जल्दी से अक्षय की बाजू पकड़ते हुए उसे इशारा करती है। गौरी जल्दी से बोली, अव्यान की लुगाई घर पे है, उसकी तबीयत सही नहीं थी, इसीलिए वो घर पे ही रुक गई। अव्यान हैरान होकर अपनी मां को देखता है जो उसे इग्नोर कर रही थी। आध्या परेशानी भरे नजरों से अव्यान को देखकर कुछ इशारा करती है। अव्यान सबको एक्सक्यूज करते हुए साइड में आता है। आध्या जल्दी से उसके पास आते हुए बोली, भाई साहब, मैंने आपको टेक्स्ट किया था, आपने नहीं देखा? अव्यान हैरानी से फोन निकालकर देखते हुए बोला, बैटरी डेड। पर क्यों, क्या हुआ है? और दक्षा की तबीयत को क्या हुआ? सुबह तक तो ठीक ही। आध्या जल्दी से बोली, भाभी ठीक ही है वो मासा, मैंने उसे आने से मना कर दिया। गौरी ने कहा। अव्यान हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों मां? गौरी आध्या को घूरते हुए बोली, क्योंकि मुझे यहां कोई तमाशा नहीं चाहिए था। अव्यान गुस्से से बोला, आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? गौरी, तेरी मां हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं। अव्यान वहां से निकलते हुए बोला, मेरी बीवी है, वो उसके साथ कुछ भी करने का हक नहीं है आपको। उसके लिए हर फैसला सिर्फ मैं लूंगा, कोई और नहीं। अव्यान अपनी बात खत्म कर निकलने लगता है। अध्या उसके पीछे जाते हुए बोली, भाई वो। अव्यान उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, जल्दी बोलो अधू। आध्या की बात सुनते ही अव्यान गुस्से से बोला, अगर उसने इस बार कुछ भी किया तो उसका सिर काट के मेवाड़ के गेट पर टांग दूंगा। अव्यान जल्दी से अनंत को फोन करता है। अनंत के उठाते ही वो बोला, शेखावत भवन पहुंच। अनंत जो हॉस्पिटल से निकलकर आधे रास्ते पर था, वो हैरान होकर बोला, मगर क्यों? हमें चंदेल भवन जाना है ना? अव्यान गुर्रा के बोला, जो कहां वो कर। शोभा चंदेल गौरी के पास आते हुए बोली, क्या हुआ, तू परेशान क्यों लग रही से? गौरी उसे देखते हुए सारी बात बता देती है। शोभा भैये तनकर बोली, थारी जगह मैं होती तो उस लड़की को कब का निकाल फेंकती अपने बेटे के जिंदगी से। गौरी, इतना आसान नहीं है शोभा, उस लड़की ने जादू कर दिया है अव्यन पे। मुझे लगा था वो सही लड़की है जो मेरे अव्य को उसके अतीत से निकाल देगी, लेकिन ये तो उसकी मौत बनकर मंडरा रही है। अक्षय दूर खड़ा आन्या और आध्या को बातें करता हुआ घूर रहा। उसका छोटा भाई आदित्य उसके पास आकर खड़ा होते हुए बोला, सगाई फिक्स किससे हो रही है और देख किसे रहे हैं? अक्षय ड्रिंक करते हुए बोला, जिसे देख रहा हूं उसी से सगाई शादी दोनों होगी छोटे। हूं आदित्य जल्दी से बोला, किसे देख रहे हैं आप?
मुझे भी दिखाइए। अक्षय सामने आन्या आद्य की तरफ इशारा करते हुए बोला। देख ले, मगर भाभी के रूप में। आदित्य की नजर सिर्फ आध्या पे जाती है। आदित्य एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला। देखता ही रह गया। शेखावत भवन। दक्षा इस वक्त कमरा साफ करने में बिजी थी। शाम से वो वहीं कर रही थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ था। उसने अपना पल्लू कमर पे टक किया हुआ था। उसकी पतली कमर साफ झलक रही थी। दक्षा झाड़ू हाथ में लिए हैरानी से बोली, आज पता चला कमरे कितने बड़े बड़े हैं इस घर के। दक्षा को नीचे कुछ आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से बोली, लगता है आ गया मेहमान। जल्दी कर दक्षा, वरना बुआ सास मार देगी तुझे। नीचे सलोनी अपने बेटे मनीष की अच्छे से खातिरदारी कर रही थी। दोनों हॉल में बैठे बात कर रहे थे। सलोनी बार बार राज्यों से ये वो लाने का कह रही थी। मनीष किचन की तरफ राज्यों को एकटक देखते हुए बोला, मासा जे घर की नौकरे कुछ ज्यादा सुंदर ना से। सलोनी उसे टोकते हुए बोली, नौकर है जे, थारे वास्ते तो थारी मासा राजकुमारी लाएगी। जा अब तू आराम कर ले, सबके आने के बाद बात करेंगे। मनीष बैग वहीं रखते हुए कमरे में चला जाता है। कमरे के गेट पे ही खड़ा होकर मनीष की नजर दक्षा पे नहीं, पर उसकी बॉडी पे जरूर पड़ी थी, पर पीछे से। मनीष हवस भरी नजरों से दक्षा को देखते हुए खुद से बोला, इस घर में नौकर है या हूर परिया। दक्षा जल्दी से पलट कर देखती है। मनीष को खुद को घूरता देखकर वो जल्दी से बोली, कौन हो तुम? कमरे में कैसे आ गए? तमीज नहीं है? मनीष की नजर दक्षा के चेहरे से होते हुए उसके उलझे हुए कपड़ों की तरफ थी। दक्षा का पल्लू किसी तरह उसके सीने पे था, जिस बात से वो अनजान थी, क्योंकि वेस्टर्न कपड़े पहनने वाली दक्षा को कपड़ों के मैटर समझ नहीं आते थे ज्यादा। मनीष अंदर आते हुए बोला, तमीज तो बेहद से, मगर थारे को देखकर बदतमीजी करने का मन हो रहा से छोरी। दक्षा हैरान हुई, पर मनीष की नजर खुद पे देखकर उसे डर लगने लगता है। दक्षा जल्दी से अपने पल्लू को सही करती है। मनीष दरवाजे को बंद करता है। दक्षा उसकी इस हरकत पे गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, मुंह और हाथ दोनों तोड़ दूंगी मेरे साथ, बदतमीजी का सोचा भी अगर। कौन है तू? चोरी करने आया है खाली महल देखकर? दक्षा अब तक मनीष के इरादे से अनजान थी। वो उसे कोई चोर समझ रही थी। मनीष दक्षा की दोनों कलाई पकड़ते हुए उसे रोक लेता है। दक्षा हैरानी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मेरा हाथ क्यों पकड़ा है तुमने? छोड़ो मुझे, मैं मार दूंगी तुम्हें। दक्षा जल्दी से पीछे होते हुए बोली, कौन हो? क्यों मेरे पास आ रहे हो? दूर रहो मुझसे, निकलो यहां से, वरना सर तुम्हें छाड़ेंगे नहीं। दक्षा डर चुकी थी। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी कलाई से खून टपक रहा था। उसकी कलाई पे मनीष की उंगलियां छप चुकी थीं। दक्षा बेड से उतरकर दीवार से लगते हुए बोली, दूर रहो दक्षा से, वरना बुरा होगा तुम्हारे साथ। मनीष मुस्कुरा के बोला, इतने मीठे अंगूर बिना चखे कैसे जाने दूं बता तू? इतनी सुंदर नौकरे घर पे रखेंगे तो दिल तो डोलेगा ही। दक्षा उसकी बातें सुनकर हैरान होते हुए बोली, नहीं, मैं नौकर नहीं हूं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मनीष उसके पास आते हुए उसके पल्लू को पकड़ के खींचते हुए बोला, जो भी से तू अब मनीष का मन डोल चुका है, अब थारे को अपने बिस्तर तक लाऊंगा। दक्षा जल्दी से अपने पल्लू को पकड़ते हुए चीखी। मनीष उसके बिल्कुल पास जाते हुए उसे खींचता है। दक्षा का शरीर डर से कांप रहा था। उसकी आवाज मुश्किल से निकल रही थी। मनीष अपना चेहरा दक्षा के होठों के पास ले जाने की कोशिश करता है। दक्षा अपनी जोर लगाकर उसके पेट पे घुटने से लात मारती है। दक्षा ने काफी जोर से मारा था, पर मनीष पे ज्यादा असर नहीं हुआ। उसने अगले ही पल दक्षा को बाजू से पकड़ते हुए बेड पे धक्का देते दोनों बाजू पे मुट्ठी कसते हुए उसके ऊपर आ जाता है। दक्षा मदद के लिए चीखती है। वो जोर जोर से रो रही थी। मनीष दक्षा के गले पे एक हाथ रखते हुए उसे नोचता है। दक्षा चीखती है। दक्षा रोते हुए बोली, नहीं, मुझे जाने दो प्लीज, सर बचाओ मुझे, अनंत प्लीज आ जाओ देव, मुझे जरूरत है तुम्हारी, कहां हो तुम? मनीष की जोर दक्षा ने खुद पर महसूस की और उसके ब्लाउज का स्लीव फट चुका था। दक्षा ने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। हुए उसके वहीं नीचे राज्यों घर में किसी के ना होने का फायदा उठाते हुए तहखाने की तरफ से आ रही थी। तभी उसे हल्की आवाजें सुनाई देती है, पर अनंत की आवाज उसे डरा देती है। राज्यों अनंत को अपने सामने देखकर शौक रह जाती है। अनंत उसके पास आते हुए बोला, तुम घर पे ही हो? अव्यन्न ने मुझे डरा दिया था। राज्यों जल्दी से पूछी, क्यों क्या हुआ?
अनंत इधर उधर देखते हुए बोला, हुआ कुछ नहीं, दक्षा कहाँ है? राजो ऊपर की तरफ देखते हुए इशारा करते हुए बोली, वो कमरे में होगी, मैं आपके लिए कॉफी लाती हूं। अनंत रिलैक्स होते हुए बोला, बेकार में ये अव्यन फिक्र कर रहा था, ठीक है सब बता देता हूं उसे। कहते हुए जैसे ही अनंत मुड़ता है, दक्षा धड़ाम से अव्यन से टकराती है, जो बस अभी घर में आया था। अव्यन को सामने देखकर दक्षा उसके सीने से लिपट जाती है। अव्यन खाली नजरों से सामने देख रहा था, उसके होश उड़े हुए थे। अनंत जिसकी नजर दक्षा पे पड़ी थी, वो अपनी जगह खड़ा नहीं रह पाया। दक्षा को देखकर उसकी हालत बुरी थी। राजो भी आवाज सुनकर मुड़ती है, उसकी आंखें भी फटी फटी रह जाती हैं। अनंत जल्दी से दक्षा को ऐसी हालत में देखकर बोला, दक्षा क्या हुआ तुम्हें, ये हालत? दक्षा हद से ज्यादा डरी हुई थी। वो अव्यन का हाथ टाइट से पकड़े उसे देखते हुए पीछे इशारा करती है, जहां मनीष सिर पे हाथ रखे खड़ा उसे उन्हें देख रहा था। राजो एक नजर दक्षा को देखकर बिना कुछ सोचे समझे किचन स्लेव से चाकू उठाते हुए ऊपर की तरफ भागती है। अनंत उसके पीछे भागता है। राजो मनीष को एक लात मारते हुए उसके गले पर चाकू लगाते हुए बोली, थारी हिम्मत कैसे हुई माहरी जीजा को हाथ लगाने की, साले यही तेरा गला काट दूंगी। अनंत उसके बाजू को पकड़ के पीछे खींचता है। राजो पिलर से जाकर लगती है। अनंत कुत्तों की तरह मनीष को मारने लगता है। दक्षा हिचकियों के साथ रो रही थी, उससे बोला नहीं जा रहा था, उसकी बॉडी अब तक कांप रही थी। दक्षा की यह हालत देखकर अव्यन का खून उल्टा दौड़ रहा था। दक्षा के हाथ गर्दन पर घाव थे, उसकी ब्लाउज की स्लीव फटी थी, उसका पल्लू भू फट चुका था, उसके बाल उलझे हुए थे। अव्यन ने जल्दी से अपना कोट उतार कर दक्षा को पहनाते हुए उसके चेहरे को हाथों में लिए बोला, सोना मुझे देखो, मैं आ गया हूं, तुम्हारा सर कुछ नहीं होगा अब। दक्षा अव्यन के कॉलर को मुट्ठी में पकड़े पीछे इशारा करते हुए बोलने की कोशिश करती है, वो उसने मुझे छुआ सर, गंदी तरीके से छुआ, मुझे मारा, देखो यहां। अव्यन ने दक्षा के डरे हुए आवाज को सुना, उसका दिल टूट रहा था उसे ऐसी हालत में देखकर। दक्षा रोते हुए जैसे गिरने को हुई। अव्यन जल्दी से उसे बाहों में पकड़ते हुए बोला, तुम्हारे साथ गलत करने वाले के साथ मैं वो करूंगा, उसके फरिश्ते भी उसे नहीं पहचान पाएंगे। अनंत मनीष को मारते हुए नीचे लाया था, वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे आकर गिरता है। अनंत उसके सीने पे एक लात मारते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? राजो अव्यन से बोली, दक्षा को कमरे में लेकर जाओ। दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए अव्यन और ज्यादा काश कर पकड़ते हुए बोली, नहीं नहीं सर, मुझे खुद से दूर मत कीजिए प्लीज। अनंत मनीष के सीने पे पैर रखे हुए बोला, अव्यन तू दक्षा को संभाल, मैं इसे देखता हूं। अव्यन ने दक्षा को दूर किया। मनीष के सामने घुटने के बल बैठते हुए उसे अपनी जलती निगाहों से देखते हुए उसके उंगलियों को अपने उंगलियों से फंसाकर मोड़ते हुए बोला, इस हाथ से पकड़ा था ना मेरी बीवी को। कहते हुए अव्यन उसकी उंगलियां तोड़ देता है। मनीष दर्द से चीखता है, उसकी चीख पूरे महल में गूंज रही थी। सलोनी जल्दी से बाहर आती है अपने बेटे को इस हालत में देखकर वो जल्दी से उसके पास आती है। अव्यन अपने हाथ में लिए नुकीले चीज से मनीष के गले पे हल्की खरोच करता है। मनीष अपने गले को पकड़े बोला, मुझे नहीं पता था भाई साहब, ये थारी लुगाई से। अनंत उसके मुंह पे गुस्सा मारते हुए बोला, किसी के साथ भी जबरदस्ती करने की हिम्मत कैसे कर सकता है तू? दक्षा रोते हुए बोली, सर प्लीज। राजो जल्दी से बोली, हुकुम उसे छोड़िए, दक्षा को संभालिए आप उसे, आपकी जरूरत है अभी। अव्यन दक्षा को अपनी बाहों में उठाते हुए कमरे में लेकर जाता है। दक्षा किसी डरी हुई बच्ची की तरह अव्यन के सीने से चिपकी हुई थी। अव्यन उसे बेड पे बिठाता है। दक्षा उसके शर्ट के कलर को पकड़े हुए बोली, आप यही रहो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे साथ रहो। अनंत कमरे में आते हुए बोला, तुम्हारे ही साथ रहेगा बच्चा, वो अब डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अव्यन अनंत को देखकर पूछा, वो कहां है? अनंत सर्द आवाज में बोला, उसकी अस्थियां तैयार हो रही है। दक्षा अनंत को देखकर और जोर से रोते हुए बोली, मुझे नहीं करनी बात तुमसे, जाओ यहां से, तुम लोग मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे, तुम भी नहीं थे मेरे पास मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। मुझे मेरे देव के पास जाना है, नहीं रहना मुझे यहां, सब गंदे हैं यहां, सब मुझे जाना है।
दक्षा को ऐसी हालत में देखकर राज्यो को भी रोना आ रहा था। वो उसे जल्दी से उसके पास आकर उसे पानी पिलाते हुए बोली, शांत हो जाओ दक्षा, हम सब हैं तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं होगा अब। दक्षा राज्यो को देखते हुए बोली, नहीं राज्यो, उसने मुझे छुआ मारा, मुझे इन सब के होते हुए। मेरे भाई ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा इनकी तरह। राज्यो जल्दी से दक्षा को हक करते हुए बोली, मैं तुम्हारी बहन तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी, अब कभी मेरा वादा है, तुमसे प्लीज शांत हो जाओ। दक्षा का रोना बंद ही नहीं हो रहा था, वो डरी सहमी थी। अव्यान उसे अपनी बाहों में खींचते हुए बोला, अनंत, जाओ जाकर उसकी अस्थियां तैयार करो, मेक श्योर करना हर सांस के लिए तड़पे वो। राज्यो और अनंत के निकलते ही अव्यान दक्षा को अपनी लैब पे खींचते हुए बोला, प्लीज रोना बंद, सोना प्लीज, मुझे नहीं पता था तुम घर में अकेली हो। दक्षा अव्यान के सीने पे सिर छुपाते हुए बोली, आपकी मासा गंदी है, उन्होंने मुझे ले जाने से माना कर दिया। अव्यान को अब समझ नहीं आ रहा था वो कैसे वो दक्षा को संभाले, चुप कराए। अव्यान ने उसके चेहरे को हाथ में लिया और धीरे से उसके माथे को गाल को चूमते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन मेरा वादा है उसके हाथ और उसकी आंखें दोबारा ना किसी को गंदी नजर से देख पाएगी, ना ही छू पाएगी। दक्षा सुबकते हुए अव्यान के सीने पे सिर रखते हुए बोली, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे डर लग रहा है यहां। धीरे धीरे दक्षा की आंखें बंद हो जाती हैं, वो सो जाती है। अव्यान उसे अच्छे से बेड पे लिटाते हुए उसके कपड़े चेंज कर देता है, फिर उसके शरीर के घाव पर मलहम लगा देता है। दक्षा नींद में भी सुबक रही थी। अव्यान वहीं दक्षा के पास उसे सीने से लगाए बैठा था। दक्षा ने उसे जकड़ रखा था, जैसे अव्यान अब भी कहीं भाग जाएगा। सारे घर वाले वापस आ चुके थे, सब हॉल में मौजूद थे। जो कुछ भी हुआ था सबको पता चल चुका था। सलोनी इस वक्त मालती के पैरों में बैठी अपने बेटे के जिंदगी की भीख मांग रही थी। आध्या अनंत को नीचे आता देखकर जल्दी से उसके पास आकर बोली, भाई कैसी है भाभी, उन्हें कुछ किया तो नहीं ना मनीष ने? अनंत कोल्ड वॉइस में बोला, उसे कैसा होना चाहिए, डरी सहमी है, पर उस मनीष को छाड़ेंगे नहीं हम, उसकी हड्डी तक नहीं मिलेगी अब। सलोनी जल्दी से अनंत के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, नहीं अनंत, मारे बेटे को छोड़ दे, उसने जानकर नहीं किया कुछ, एक मां की कोख मत उजार। अव्यान को समझा, तू थारी बात कौनी तलेगा वो। मालती जी गुस्से भरी आवाज में बोली, जान करके नहीं किया थारे बेटे ने, दक्षा की जगह घर की नौकर भी अगर होती तब भी उसकी सजा यही होती जो अव्यान अब उसे देगा। सलोनी नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, भाभी सा थाम तो जे ना बोलो, उससे गलती हो गई से माफ कर दो उसने। गौरी गुस्से से बोली, मेरी बिंदनी पे नजर डाली उसने उसके साथ जबरदस्त, उसने जो किया वो माफी के लायक नहीं है सलोनी। गौरी की बात पे अनंत नाराज होते हुए बोला, मासा आपकी वजह से ही हुआ है ये सब, आपकी नफरत ने उसे ये दिन दिखाया है, बच्ची है वो, नजरअंदाज कर देती ना उसकी गलतियां। गौरी हैरान होकर अनंत को देखने लगता है, बाकी सब भी उसे ही घूर रहे थे। ऊपर खड़ी दामिनी, नयन और आध्या डरी हुई नजरों से उन्हें देखते हुए उनकी बातें सुन रही थीं। आध्या कांपते आवाज में बोली, पता नहीं भाई क्या करेंगे अब उसके साथ, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, उनके गुस्से से तो सब वाकिफ हैं। दामिनी आध्या को देखकर बोली, आज मैंने उस अव्यन को देखा जो मीरा के छोड़कर जाने के बाद बन गया था। नयन जल्दी से बोली, मैं नहीं उलझूंगी, दक्षा से बाप रे, ये अव्यन खतरनाक है। आध्या, पता नहीं कैसे संभालेगी भाभी खुद को, वो तो मुझसे भी छोटी है। आध्या को रोता हुआ देखकर दामिनी उसे हक करते हुए बोली, दक्षा को हमारी जरूरत है, पागल ऐसे रोएगी तो कौन संभालेगा उसे। गौरी जी अपने कमरे में इधर से उधर भटक रही थी। अविनाश जी उसे ऐसे परेशान होता देखकर बोले, गौरी बस करो, दक्षा अब ठीक है, तुम अपनी तबीयत मत बिगाड़ लो। गौरी हैरानी से अविनाश को देखते हुए बोली, अभी मैं उस लड़की के लिए परेशान नहीं हो रही हूं। अविनाश गौरी के पास आकर उसे देखते हुए बोले, मुझे पता है तुम्हें दक्षा की फिक्र नहीं हो रही है, पर तुम परेशान किस बात के लिए हो। गौरी गुस्से से पानी के जग को फर्श पर फेंकते हुए बोली, आज अनंत ने मुझे दोषी कहा, उसने कहा दक्षा के साथ जो हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं, वो कैसे ऐसे कह सकता है अविनाश, वो तो अव्यान तक से लड़ जाने वाला बेटा था मेरा, उसने आज मुझे उस लड़की के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। अविनाश उसे शांत करते हुए बोला,
शांत हो जाओ बीपी, मत बढ़ाओ अपनी। दक्षा के साथ जो हुआ है वो बेहद गलत है गौरी, उसका ये सब कहना स्वाभाविक है। गौरी और ज्यादा गुस्सा होते हुए बोली, आप भी उस लड़की की ही साइड ले रहे हो अविनाश। पता नहीं क्या जादू कर रखा है उस छोरी ने सब पर। अनंत 10 साल का था जब उसके माता पिता की मौत हुई थी कार एक्सीडेंट में। तब से लेकर आज तक अनंत ने गौरी को ही अपने मासा के रूप में समझा था। गौरी अव्यन से भी ज्यादा प्रेम अनंत से करती थी क्योंकि वो अकेला है, और अनंत भी गौरी के सिवा कुछ नहीं समझता था। वो ये तक भूल चुका था गौरी उसकी काकी थी। पर आज उसी अनंत से ये सब सुनकर शौक थी। उसे दक्षा की हालत से ज्यादा अनंत के अपने खिलाफ बोलने से शिकायत थी। गौरी अगली सुबह सूरज की पहली किरण से दक्षा अपनी आंखें खोलती है तो सबसे पहले उसकी नजर अपने पास बैठे सो रहे अव्यान पर जाती है। दक्षा मुस्कुराते हुए उसे देखती है, पर जैसे ही वो उठने को होती है उसे अपने हाथ और गर्दन में परे चोट का दर्द होता है। वो करहा उठती है। अव्यान जल्दी से अपनी आंखें खोलते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें दक्षा? दक्षा उसके ऐसे चीखने से डरते हुए उठकर बैठते हुए बोली, कुछ नहीं किया मैंने सर। अव्यान आंखें घिसते हुए उसे देखता है। दक्षा का चेहरा लाल था, उसके घाव नीले पर गए थे, उसकी आंखें भी काफी सूजी हुई थीं। दक्षा ने अपनी नजरें झुका ली। अव्यन अपना हाथ आगे करते हुए उसके चेहरे को हाथों में लिए माथे और गाल पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। दक्षा हैरानी से अव्यन को देखती है। ये शायद उनके शादी के बाद पहली बार था जब अव्यन बिना गुस्सा किए उसे मॉर्निंग विश कर रहा था। दक्षा उसके हाथों को पकड़ते हुए हैरानी से बोली, सर क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अव्यन सिर झटकते हुए बोला, क्या तुम्हें मैं बीमार लग रहा हूं? दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं ठीक ही दिख रहे हो, हमेशा की तरह हैंडसम। दक्षा को नॉर्मल देखकर अव्यन थोड़ा रिलैक्स होते हुए उसे अपने लैप पर खींच के बिठाते हुए बोला, तुम मुझसे फ्लर्ट करने का कोई मौका छोड़ती नहीं हो ना? दक्षा उसके सीने पे सिर रखते हुए बोली, कभी कभी दक्षा भी फ्लैट हो ही जाती है अपने बुढ़े पति पर। अव्यन उसे और जोर से बाहों में समेटते हुए बोला, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। दक्षा दोबारा तुम्हें शिकायत नहीं मिलेगी, मेरा वादा है। मैंने वादा किया था तुम्हारे भाई से, पर मैं निभा नहीं सका उस वादे को। दक्षा जल्दी से बोली, सर मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे। काल जो हुआ मैं उसे भूलने की कोशिश करूंगी, बस हम सब तुम्हारी मदद करेंगे इसे भूलने में। कमरे के गेट को जोर से खोलते हुए सबने कहा। दक्षा ने हैरानी से देखा, सामने अनंत घर के सारे बच्चों के साथ खड़ा था, हाथ में काफी कुछ लिए। अनंत को धक्का देकर राज्यो अंदर आते हुए बोली, तुम्हारे जागने के इंतजार में मैं पूरी रात सोई नहीं। दक्षा मुस्कुरा के बोली, क्योंकि तुम बेवकूफ हो, अलार्म लगा के सो जाती। अनंत आगे आते हुए बोला, ये तो शक्ल से ही बेवकूफ लगती है। राज्यो उसे घूरने लगती है। आध्या और आन्या दोनों दक्षा को हक करते हुए बोली, कैसी हो आप भाभी? दक्षा उन्हें मुस्कुरा के जवाब देती है। अव्यन बस दक्षा को घूर रहा था क्योंकि उसे पता था वो बस खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी। अव्यन कैसे बेड से नीचे आता है दक्षा जल्दी से उसकी कलाई पकड़ते हुए डरी हुई नजरों से उसे देखते हुए बोली, मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो सर? सब हैरानी से दक्षा को देखने लगते हैं। दक्षा को एहसास नहीं था, पर उसके चेहरे में डर साफ झलक रहा था, जो कल थी अव्यन के ना होने पर। अव्यन मुस्कुरा के बोला, फ्रेश होना है मुझे, तुम्हारे साथ अभी सब है ना? दक्षा सिर हिलाती है, पर अव्यन का हाथ नहीं छोड़ती है। अनंत दक्षा का हाथ अव्यन के हाथ से दूर करते हुए उसे एक बॉक्स देते हुए बोला, मेरे होते हुए इसका क्या काम? दक्षा अनंत को एक नजर देखती है, उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। आन्या बॉक्स को देखते हुए बोली, क्या है ये भाई सा? दक्षा, चॉकलेट है, फॉरेग्न से आए हैं। अनंत हैरानी से बोला, तुम्हें कैसे पता? दक्षा उसे देखते हुए बोली, मेरे पापा की कंपनी भी एक्सपोर्ट करती है देव, मेरे लिए लाता था। राज्यो उसके हाथ से बॉक्स लेते हुए बोली, पहले जे दूध पियो थम, फिर बातें करना। तुम्हें एनर्जी की जरूरत है जो दूध से मिलेगी, चॉकलेट से नहीं। दक्षा हैरान होते हुए बोली, डोंट एक्ट लाइक माई ब्रदर। वो भी चॉकलेट का डब्बा लेते हुए सेम लाइन कहता था। सब दक्षा की बात पर हंसने लगते हैं। आध्या दक्षा को प्यार से चूमते हुए बोली, हम वापस आकर बहुत एंजॉय करेंगे, तब तक आपका क्रश आपका ख्याल रखेगा। वार्डरोब से बाहर आते हुए अव्यान ने चौंकते हुए पूछा,
इसका कौन क्रश? आध्या हैरानी से अव्यान को देखकर दक्षा को देखती है। अनंत मुस्कुरा के बोला, यहां मेरे अलावा कोई हैंडसम दिख रहा है तुम लोगों को? अव्यान गुर्राते हुए बोला, दफा हो जाओ मेरे कमरे से सब। आध्या सबको बाएं कहते हुए आन्या को बोली, तुम खरी क्या हो, स्कूल नहीं जाना चलो। आन्या नहीं, मैं सिर हिलाते हुए बोली, हमें भाभी के साथ रहना है जीजी। आध्या उसे आंखें दिखाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, कल भी नहीं गई थी तुम, स्कूल आखिरी साल है। आन्या क्यों परेशान करती हो हमें? अव्यन इरिटेट होते हुए बोला, दक्षा को रेस्ट की जरूरत है, जाओ सब। राजो अव्यन को देखते हुए बोली, हुकुम, मैं बाइसा के साथ रहूंगी, उन्हें नाश्ता भी करवा दूंगी। अव्यन सिर हिलाते हुए बोला, जल्द तैयार कर दो इसे, कुछ स्पेशल है इसके लिए। नीचे हॉल में घर का माहौल अब भी काफी सीरियस था। सब अपने कामों में बिजी थे। मालती जी आंगन में बैठी थीं। गौरी उसे नाश्ते के लिए बुलाती है तो मालती जी उन्हें मना कर देती है। गौरी जी किचन में आती है। राजो को कुछ बनाता हुआ देखकर हैरानी से पूछी, नाश्ता तो बन चुका है, फिर तू क्या बना रही है? राजो, वो दक्षा के लिए कचौरी बना रही थी, उसे पसंद है ना काफी। गौरी गुस्से से बोली, किसके इजाजत से बना रही हैं? वो महारानी नहीं है इस घर की, जो सबके लिए बना है उसे भी वही खाना पड़ेगा। राजो हैरानी से गौरी को देखती है। तभी मालती उनके पास आते हुए बोली, माहरे से इजाजत ली थी इसने, ये काफी होगा ना गौरी? गौरी हैरानी से बोली, जीजा इतनी महारबान क्यों हो रही है आप उस छोरी पर? मालती, उस छोरी के साथ इस घर में गलत हुआ से जो नहीं होना चाहिए था, इसीलिए उसके मान सम्मान की जिम्मेदारी हमारी थी। पार माहरे को जे समझ कोनी आ रहा थारे कोके हो गया। गौरी बिना कोई जवाब दिए वहां से निकल जाती है। दक्षा तैयार हो चुकी थी। उसने आज अनारकली सूट पहना था प्लाजो के साथ। दक्षा आईने में खुद को देखते हुए दुपट्टे को सीने पर लेते हुए को हाथ लगाती है। अव्यन पीछे से आकर उसके कलाई को पकड़ते हुए बोला, ठीक हो गए है ये घाव, डोंट टच द मिल। अपने गले दक्षा के आंखों के कोनों से आंसू बहने लगते हैं। अव्यन जल्दी से हाथ आगे करके आंसू के बूंद को उंगली पे लेते हुए बोला, आज बह जाने दो, फिर कभी नहीं निकलने चाहिए। दक्षा जल्दी से अव्यन के सीने पे सिर रखकर उससे लिपटते हुए बोली, नहीं रोएगी दक्षा, मैं स्ट्रांग हूं। अव्यन मुस्कुरा के उसके माथे पे किस करते हुए बोला, मुझे पता है मेरी सोना बेहद स्ट्रांग है। दक्षा अपने आंसू पहुंचते हुए सिर हिलाती है। अव्यन उसके कलाई पे पकड़ मजबूत करता है तो करहाते हुए हल्की चीखी, आहा सर। अव्यन जल्दी से उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, क्या हुआ? दक्षा मुंह लटकाए धीरे से बोली, मेरी सारी चूड़ियां खत्म हो गई, आधे अपने तोड़ दिए। अव्यन उसके चेहरे को देखते हुए उसके हाथ पर किस करते हुए बोला, मेरा हक है इन चूड़िए को तोड़ना। दक्षा अपना हाथ दूर करते हुए बोली, हटिए, मुझे चूड़ियां पहननी है। दक्षा वार्डरोब की तरफ जाने लगती है। अव्यन जल्दी से उसे पीछे से रोकते हुए बाहों में उठा लेता है। दक्षा हैरानी से उसे देखने लगती है। अव्यन बाहर की तरफ जाते हुए बोला, हाथों के चोट हल्के गहरे हैं, उनके ठीक होने तक तुम चूड़ियां नहीं पहन सकती हो। दक्षा जल्दी से बोली, पहले उतरिए, मुझे कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? अव्यन उसे घूर के देखते हुए बोला, कोई कुछ भी सोचे, अव्यन को फर्क नहीं पड़ता है। मेरी बीवी के साथ मैं जो चाहे करूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। दक्षा मुंह बनाते हुए बोली, ऐसे शादीशुदा औरत बिना चूड़ियों के नहीं रहती है, पति पे संकट आ सकता है। अव्यन खुश होते हुए बोला, वाह, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। दक्षा मुस्कुराते हुए पूछी, आप मुझे बालकनी में क्यों लाए हो? अव्यन उसे नीचे उतारते हुए सामने की तरफ इशारा करता है। दूर से एक जीप महल की तरफ आती हुई दिख रही थी। वो जीप जैसे जैसे पास आती है, दक्षा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। दक्षा अव्यन को आंखें बड़ी करके देखते हुए बोली, सर ये सब क्या है? अव्यन ने बस उसकी तरफ देखा था अपने सर्द नजरों से। जीप महल के अंदर आती है, साथ ही नीचे से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर दक्षा नीचे की तरफ भागती है। सब गेट पे खड़े थे, सबकी आंखें हैरानी से बड़ी थीं। दक्षा जैसे वहां आती है, उसकी आंखें मनीष को देखकर और ज्यादा चौंक जाती है। जीप के पीछे बंधा मनीष था और जीप राणा चला रहा था। मनीष का पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसकी कलाई पे बंधी रस्सी की वजह से वहां घाव के निशान दिख रहे थे। दक्षा को अपने शरीर में उसके दिए हर घाव की याद आती है।
पर दर्द से नहीं मुस्कान के साथ अव्यन ने मनीष को वो हर दर्द दिया था जो उसने दक्षा को देने की कोशिश की थी। सलोनी दक्षा के पैरों को छूते हुए बोली, दक्षा, महरे छोरे की जिंदगी थारे हाथों में है, उसे बचा ले। महरी कोख न उजार, महरे पास महरे बेटे के अलावा कोई ना से। दक्षा में एक नजर सलोनी को देखा और दूसरी नजर अव्यन पर थी, जिसका मनीष को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। दक्षा दूर होते हुए बोली, बुआ ये क्या कर रही हैं, पैर मत छुइए मेरे। सलोनी सिर पिटते हुए बोली, ना तू पहले माहरे छोरे को माफ कर दे। दक्षा अव्यन के बाजू पे हाथ रखती है। अव्यन अपने कोल्ड आवाज में बोला, मेरी बीवी को आंख उठा के देखने वाले की आंख निकाल लूं मैं, इसने तो मेरी बीवी को छुआ था अपने गंदे हाथों से। सलोनी चीखी, नहीं अव्यन नहीं, ऐसा ना कर, मेरा मनीष के अलावा कोई नहीं है। अनंत धीरे से बोला, ये आपके बेटे को पहले सोचना चाहिए था, अब तो पूरा जैसलमेर इसका अंजाम देख चुका है। अव्यन के इशारा करते ही अनंत तलवार से मनीष के हाथ पर वार करता है। साथ ही सबकी चीख निकल जाती है। अव्यन मनीष के सामने आते हुए बोला, हर शख्स की रूह कांप जाने चाहिए जब बात अव्यन सिंह शेखावत के बीवी की हो। अव्यन ने गण निकालकर मनीष के माथे के बीचों बीच शूट किया। सलोनी वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। दक्षा ने डर से अपनी आंखें भींच रखी थीं। राणा दक्षा के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, माफ कर दीजिएगा अपने इस भाई को, जो सही वक्त पर आपकी हिफाजत नहीं कर पाया। दक्षा ने धीरे से आंखें खोली तो उसके सामने सिर्फ राणा नहीं, अनंत और अव्यन भी सिर झुकाए घुटने के बल बैठा था। दक्षा हैरानी से अपने कदम पीछे लेती है। अनंत हाथ जोड़ते हुए बोला, देवर भाभी का रिश्ता नहीं रहा हमारे बीच कभी, लेकिन जो भी था दोस्ती का या फिर तुम्हारे रक्षक का, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना। अव्यन दक्षा के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, मैंने वादा किया था देव से, पर मैं हार गया दक्षा, लेकिन मेरा वादा है तुम्हें पूरा सम्मान मिलेगा। इस घर में कोई तुम्हारे आगे दोबारा अपनी आंखें नहीं उठाएगा, उसकी आंखों को झुकान मेरी जिम्मेदारी है। और अगर किसी ने कोशिश की थारे पे नजरें उठाने की, उसकी नजरों को खुद झुकाना सीख जा। अब क्योंकि तू इब शेखावत खानदान की इज्जत है। मालती जी ने दक्षा को देखते हुए कहा। दक्षा रोते हुए बोली, मैं इसे बुरा हादसा समझकर भूल जाऊंगी। आप लोग सब मेरा बेहद ध्यान रखते हो, मुझे शर्मिंदा मत करो प्लीज, मुझसे माफी मांगकर। अपनी बात खत्म करते ही दक्षा कमरे की तरफ भाग जाती है। राज्यो उसके पीछे जाते हुए बोली, रुको दक्षा, तुम्हें चोट लग जाएगी, भागो मत। शाम का वक्त। अव्यन इस वक्त टेरेस पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसके आंखों में खून था। उसने 2 बोतल खत्म कर दी थी अब तक। अनंत उसके पास आकर बैठते हुए बोतल उठाकर होठों से लगाते हुए बोला, तेरी इन हरकतों से क्या हो जाएगा? अव्यन उसे घूर कर देखते हुए बोला, मेरा बस चलता तो उसके बॉडी को 1000 टुकड़ों में खुद पीस करता। अनंत मुस्कुरा के बोला, उसकी आंखें फोड़ दी, उसे पूरी रात टर्चर करके उसे पूरे राजस्थान में घुमाया, फिर भी तुझे चैन नहीं आया। अव्यन गुर्राते हुए बोला, मेरी बीवी को हाथ लगाया था उसने, उसे नजरें उठा के देखा, नहीं छुआ था उसने। मेरा गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ। अनंत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, शांत हो जा, उसे उसकी सजा मिल चुकी है। अव्यन हाथ टेबल पर मारते हुए बोला, इतनी तकलीफ तो मुझे तब भी नहीं हुई थी जब मीरा मुझे छोड़ कर गई थी, जितनी कल उसे उस हालत में देखकर हुई। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों के बारे में जान सकें।